राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सरलता के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे खेत, ठंडी हवा और पक्षियों का मधुर संगीत इसकी खूबसूरती बढ़ाते थे। इस गांव के मुखिया प्रभव राय बहुत ही दयालु और सच्चे इंसान थे। उनका दिल इतना विशाल था कि वे हर किसी का दुख अपना समझते थे। इसी गांव में विक्रांत नाम का एक युवक रहता था जो बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसके माता पिता नहीं रहे और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास ना तो कोई सहारा था और ना ही कोई जमीन जायदाद। वो एक छोटी सी झोपड़ी में मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन मुखिया प्रभव राय में विक्रांत को देखा। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं। मुखिया का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत विक्रांत को अपने पास बुलाया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उसे एक अलग झोपड़ी भी दे दी जो उसकी पुरानी झोपड़ी से कहीं बेहतर थी। समय बीतता गया और विक्रांत बड़ा हो गया। वो मुखिया के लिए काम करता था और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था। मुखिया को उस पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में शांति छा रही थी, मुखिया ने विक्रांत को अपने घर बुलाया। विक्रांत, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी इच्छा है कि तुम अपना घर बसाओ। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वो तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, घर संभालेगी और तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर देगी। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत होकर जा सकूं। विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बिखरे हुए जीवन को एक नई दिशा दे दी हो। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके लिए इतना सोचेगा। मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आपके सिवा मेरा यहां कौन है? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरे लिए आप ईश्वर से कम नहीं हैं। उपकार की बातें छोड़ो विक्रांत, बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आप जैसा ठीक समझें वैसा ही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। आप ही तो मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। वो सुंदर और सुशील है और सबसे बड़ी बात, उसका दिल बहुत साफ है। और हाँ, तुम शादी के खर्च की चिंता बिल्कुल मत करना। वो जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर तुमने मुझे पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। ये सारी बातें मुखिया का बेटा दिव्यांत अपने कमरे की खिड़की से सुन रहा था। वो अपने पिता के इस बर्ताव से जल उठा। उसे लगा कि उसके पिता एक मामूली नौकर को उससे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में वो नीचे आया और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको उस नौकर की शादी का खर्च उठाने की क्या जरूरत है? क्या आप भूल गए हैं कि वो हमारा नौकर है? नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वो हमारे ही पैसों पर पला है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं? क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जुबान संभाल कर बात करो दिव्यांत। वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और ये मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वो करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं आपका खून हूं, वो मामूली विक्रांत नहीं।
आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं? मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। ऐसे सारे गरीब लोग झूठे होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तुम करो ही मत। मुझे अच्छी तरह पता है कौन अपना है और कौन पराया। जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब विक्रांत ने मेरी दिन रात सेवा की थी। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर मुझे अपने पराये का ज्ञान दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उस नौकर ने आप पर कोई जादू कर दिया है, इसीलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। वैसे भी आपकी उम्र भी तो हो चली है। अब एक काम कीजिए, सारा हिसाब किताब मुझे दे दीजिए, वरना आप इसी तरह सब पैसे लुटा देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। मैंने समाज में अपनी बहुत इज्जत बनाई है और तुम उसे मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे विक्रांत जैसा बेटा दिया होता। दिव्यांत गुस्से में वहां से चला गया। उसके मन में अपने पिता और विक्रांत के खिलाफ गहरी नफरत भर गई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इन दोनों को सबक सिखाकर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद मुखिया प्रभव राय ने विक्रांत की शादी भावना नाम की एक बहुत ही सुशील और अच्छी लड़की से करवा दी। भावना के आने से विक्रांत की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, लेकिन अब तुम सब संभाल लेती हो। मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। तुम हमेशा याद रखना कि मालिक मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन दिव्यांत मुखिया से पैसे मांगने आया। पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? मैं जानता हूं, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी मर्जी जो होगी मैं वही करूंगा। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से इस तरह बात करते हो? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। दिव्यांत गुस्से में चला गया। उसने मन में ठान लिया कि वो पैसे तो लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने एक गहरा षड्यंत्र रचा। अगले ही दिन मुखिया की तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। मुखिया ने अपने सभी आदमियों को बुलाया और पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी दिव्यांत वहां आया। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चोर और कौन होगा? विक्रांत ही होगा। वो हमेशा से धोखेबाज रहा है। आपने उस पर बहुत भरोसा किया था ना? उसी ने आपकी तिजोरी की चाबी लेकर पैसे चुराए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे विक्रांत पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप उस पर इतना भरोसा करते हैं तो एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे की तलाशी लीजिए और उसके बाद उसके घर की। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबके सामने पहले दिव्यांत के कमरे की तलाशी ली गई, जहां कुछ नहीं मिला। दिव्यांत मुस्कुरा रहा था। फिर विक्रांत के घर की तलाशी ली गई और जैसे ही एक आदमी ने उसके बिस्तर के नीचे हाथ डाला, उसे पैसों का बंडल मिल गया। हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये लीजिए मालिक, पैसे विक्रांत के पलंग के नीचे रखे थे। देखा पिताजी, मैं कब से कह रहा था कि पैसे विक्रांत ने लिए हैं। अब आप चुप क्यों हैं? सबूत आपके सामने हैं। नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये पैसे मेरे घर में कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी का दिल टूट गया है। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है।
तुमने पिताजी का दिल तोड़ दिया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहाँ से। मुखिया प्रभाव राय बिना कुछ बोले वहां से चले गए। विक्रांत की दुनिया उजड़ गई थी। भावना, ये क्या हो गया? मैंने आज अपने मालिक, अपने भगवान का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि हरिवंश चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। आप कुछ दिन रुक जाइए। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि विक्रांत ने चोरी की है। लोग उसे चोर कहने लगे। उसे कोई काम नहीं दे रहा था। उसकी पत्नी भावना को भी ताने सुनने पड़ते थे। जी, घर का राशन खत्म हो गया है। अब हम कितने दिन मालिक के भरोसे बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको काम पर बुलाएंगे। आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। विक्रांत का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो काम की तलाश में गांव में निकला। एक दुकानदार ने उसे कहा, तू वही चोर विक्रांत है ना? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता तू मेरी दुकान से भी कुछ चुरा ले। निराश होकर विक्रांत सेठ वीरेंद्र के पास गया। सेठ वीरेंद्र ने उसे काम दे दिया। ये बात सुनकर दिव्यांत का गुस्सा और भी बढ़ गया। जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराकर विक्रांत के घर में रखे थे, वैसे ही सेठानी का हार चुराकर विक्रांत के घर में रख दो। मैं उस विक्रांत को भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज न बनाया तो मेरा भी नाम दिव्यांत नहीं। ये सारी बातें मुखिया प्रभव राय ने सुन ली, जो वहां से गुजर रहे थे। उनका दिल दुख और सदमे से भर गया। तुरंत अपने बेटे के पास गए। अच्छा, तो ये बात है। तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस बेचारे विक्रांत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? तुमने खुद अपने घर में चोरी की और इल्जाम उस पर लगा दिया। तुम्हारी वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा है, यहां तक कि तुम उसकी जान लेने पर भी तुले हो। तुम्हारा ये अपराध अब और नहीं चलेगा। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और सारे गांव के सामने तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। दिव्यांत चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन मुखिया ने गांव वालों को अपने बेटे की करतूत बताई। उन्होंने विक्रांत से माफी मांगी और अपनी 10 एकड़ जमीन उसके नाम कर दी, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पुलिस ने दिव्यांत और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह सच्चाई की जीत हुई और विक्रांत को उसका हक वापस मिल गया।